हमारी गुलामी अब लोहे की जंजीरों से नहीं होती। हमारी कैद बहुत महीन है और हम खुद ही खुद को कैद करते हैं। सोशल मीडिया का ये इन्फिनिट स्क्रॉल सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक दिमागी जेल है। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों पर और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज्यादातर लोग डिजिटल लत को एक बुरी आदत या अनुशासन की कमी समझते हैं, पर असल में ये समस्या है नहीं। तो फिर असल समस्या क्या है? असल समस्या है हमारी नीयत का संकट, हमारे इरादे का। बिल्कुल। और आज हम कोई टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे कि एक ऐसी जिंदगी कैसे बनाई जाए जिसमें इस डिजिटल नशे की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्क्रॉल करना शुरू करने का फैसला करते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से ट्रिगर से होती है, एक नोटिफिकेशन या सिर्फ उसका इंतजार। हाँ। हम खुद से ये नहीं कहते कि मैं अब अपनी जिंदगी के 90 मिनट बर्बाद करने जा रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं। हम कहते हैं बस देख लेता हूँ किसका मैसेज है, या एक दो वीडियो देख लेता हूँ, या थोड़ा ब्रेक तो बनता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बहाना हम फोन से नहीं, खुद से करते हैं। अपनी नजरों में, मतलब हम अनुशासित बने रहना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी लत को कंट्रोल का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, कि मैं बस 5 मिनट के लिए देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। और 3-4 वीडियो के बाद एक बहुत जरूरी बदलाव आता है। हम एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसे प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में तंद्रा कहा गया है। तंद्रा? हाँ, तंद्रा। एक सुस्त, बेहोशी जैसी हालत। हमारी जागरूकता वो खत्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और हमारी उंगलियां वो अपने आप काम करने लगती हैं। मतलब उस स्टेज पर आप कंटेंट देख नहीं रहे, नहीं। आपको कंटेंट खिलाया जा रहा है। आपका अंगूठा बिना आपके कहे स्क्रॉल कर रहा होता है। बिल्कुल, आप एक पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं। और फिर जब बैटरी खत्म होती है या आंखें दुखने लगती हैं, तब हमें पछतावा होता है। लेकिन पछतावे के बाद क्या आता है? बहाने। हमेशा। मेरा इतना स्क्रॉल करने का इरादा नहीं था, एल्गोरिथम ने मुझे फंसा लिया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। ये कहानियां हमारे ईगो को बचाती हैं। ये हमें अपनी नियत, मतलब अपने इरादे की जिम्मेदारी लेने से रोकती हैं। तो कड़वा सच क्या है? कड़वा सच तो ये है, अगर कोई सच में स्क्रॉल नहीं करना चाहता तो वो फोन उठाता ही नहीं, क्योंकि उसे खुद के बारे में पता है कि एक बार उठाया तो गए। सच्ची आजादी की शुरुआत होती है खुद से पूरी ईमानदारी बरतने से। ये स्वीकार करना कि मैं ये फोन इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी असली दुनिया से भागना चाहता हूं। ये मानना मुश्किल है, लेकिन यहीं से बदलाव संभव है। तो फिर इच्छा शक्ति या विल पावर का क्या? हम उससे बहुत बड़ी चीज मानते हैं, कहते हैं कि विल पावर हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा मिथक है। क्यों? इच्छा शक्ति सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन जो एल्गोरिदम है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करता है। हजारों इंजीनियर्स और मनोवैज्ञानिक वो ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो हमारी इच्छा शक्ति को आसानी से तोड़ सके। मतलब एक तरफ एक अकेला इंसान है, हाँ, और दूसरी तरफ हजारों लोगों की एक पूरी टीम। बिल्कुल। इस लड़ाई को जीतने की उम्मीद करना ऐसा है जैसे तूफान में एक मोमबत्ती लेकर खड़ा होना। वाह! तो इसका मतलब समाधान ज्यादा ताकत में नहीं, बल्कि बेहतर बनावट या आर्किटेक्चर में है। बिल्कुल सही। विल पावर पर भरोसा करने की बजाय अपने माहौल को डिजाइन करने में। तो इसका असली मतलब क्या है? हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे डिजाइन करें? देखिए, आजादी का मतलब बंधनों का ना होना नहीं है। आजादी का मतलब है ऐसे बंधन चुनना जो हमारे भविष्य के लिए अच्छे हों। ठीक है। इसे स्ट्रैटेजिक बाइंडिंग कहते हैं। पहला तरीका है डेडलाइन प्रॉक्सी। डेडलाइन प्रॉक्सी, ये क्या है? इसका मतलब है कभी भी खाली समय में स्क्रॉल ना करें। ओके। हमेशा तब करें जब रुकने की कोई बाहरी और ठोस वजह हो, जैसे किसी मीटिंग से ठीक 10 मिनट पहले, या खाने से ठीक पहले। हाँ, या ट्रेन पकड़ने से पहले। तो आपकी नियत नहीं बल्कि असल दुनिया आपके इस काम को रोकेगी। वो डेडलाइन आपको तंद्रा में जाने से बचा लेगी। ये दिलचस्प है। तो हम बाहरी दुनिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दूसरा तरीका है लो एनर्जी बैरियर। लो एनर्जी बैरियर मतलब कम बैटरी। बिल्कुल। फोन की कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए।
कम बैटरी एक समस्या नहीं बल्कि एक सहयोगी है। जब आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर रहे हो तो फोन को चार्ज पर मत लगाइए। उसे खत्म होने दो। हाँ, बैटरी खत्म, स्क्रॉलिंग खत्म। हार्डवेयर की सीमाएं वहां काम आती हैं जहां हमारा मनोविज्ञान फेल हो जाता है। ये तो बहुत ही सरल और काफी असरदार लग रहा है। हाँ, और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब? अपनी जगह बदलना। हाँ, सोचिए, आराम ही इन्फिनिट स्क्रॉल का ऑक्सीजन है। हम हमेशा बिस्तर में या सोफे पर आराम से लेटकर स्क्रॉल करते हैं। सही बात है। तो नियम बनाइए कि जब भी स्क्रॉल करना है, खड़े होकर करना है या किसी ऐसी पब्लिक जगह पर जहां बहुत आरामदायक महसूस ना कर रहे हो। तो जब शरीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा तो वो बेहोशी वाली तंद्रा की हालत में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आराम को हटा दीजिए और ये नशा अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रणनीतियां, डेडलाइन, प्रॉक्सी, लो एनर्जी बैरियर और फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फर्स्ट एड की तरह है। तो फिर बीमारी की जड़ क्या है? हम इस डिजिटल दुनिया में इतना खो क्यों जाते हैं? अब हम असल मुद्दे पर आ रहे हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हम दूसरों की रचनात्मकता देखकर इतने मंत्रमुग्ध क्यों हो जाते हैं, चाहे वो कोई ट्रैवल व्लॉग हो या कोई डॉक्यूमेंट्री। शायद इसलिए क्योंकि ये हमें बिना कोई मेहनत किए जीने का एहसास देता है। जो कंटेंट बना रहा है वो उस पल को जी रहा था, वो संघर्ष कर रहा था, फैसले ले रहा था। लेकिन देखने वाला, वो सुरक्षित है, स्थिर है और कुछ नहीं कर रहा है। इसी को उधार की जिंदगी या सेकंड हैंड लाइफ कहते हैं। उधार की जिंदगी, ये सोचना कितना दुखद है कि हम किसी और का सूर्योदय देख रहे हैं जबकि हमारी अपनी दुनिया एक बंद दरवाजे के पीछे वैसी की वैसी ही है। और मजे की बात देखिए, किताबें, फिल्में और कला ये कभी भी जीने का विकल्प नहीं थी। वे जीने की प्रेरणा देने के लिए थी। मतलब अगर कोई किताब आपको प्रेरित करती है तो उसे नीचे रखें और उस प्रेरणा पर काम करें। हाँ, सिर्फ अगली किताब पर ना चले जाएं। अगर 400 किताबें पढ़ने के बाद भी किसी की जिंदगी नहीं बदलती तो वो ज्ञान नहीं है, वो ध्यान भटकाने के 400 तरीके हैं। वाह। असली बीमारी खालीपन है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो उस खालीपन को रील्स, शॉर्ट्स और नई नई चीजें भर देती हैं, और इसकी कीमत हम समय से चुकाते हैं। ऐसा समय जो बिना किसी याद या मतलब के बस हो जाता है। तो इस बीमारी का स्थायी इलाज क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एकमात्र इलाज है उद्देश्य, पर्पस। उद्देश्य? हाँ, और उद्देश्य का मतलब कोई नारा नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपका पूरा ध्यान मांगे, एक ऐसा काम जो मुश्किल हो, रचनात्मक हो और आपके लिए व्यक्तिगत मायने रखता हो। कुछ भी हो सकता है वो। कुछ भी। एक नया स्किल सीखना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, अपने गार्डन पर काम करना, कुछ भी। तो जब कोई ऐसे काम में लगा होता है तब फोन के नोटिफिकेशंस आकर्षक नहीं लगते बल्कि रुकावट महसूस होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो लुभावने नहीं बल्कि परेशान करने वाले लगते हैं। तब लक्ष्य फोन कम इस्तेमाल करना नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। लक्ष्य एक ऐसी भरपूर जिंदगी बनाना है कि उसे देखने के लिए भी समय के लिए लड़ना पड़े। हम यहाँ दुनिया को सिर्फ देखने और उपभोग करने के लिए नहीं है, हम यहाँ अपना योगदान देने के लिए हैं। अपनी सीमित धड़कनों को किसी और की जिंदगी के फुटनोट्स पढ़ने में बर्बाद करना बंद करें और ऐसे वाक्य लिखना शुरू करें जो पढ़े जाने लायक हों। आज की बातचीत पर सोचते हुए हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा काम है जिसको करते वक्त आप अपना फोन पूरी तरह भूल जाते हैं? वो क्या है जो आपको इतना डुबो देता है कि डिजिटल दुनिया की याद ही नहीं रहती? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप यहां तक आई गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।